हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है द मुग़ल एम्पायर उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि मुग़ल्स एम्पायर के टाइम पर न्यू सक्सेसर को चूज करने के लिए किस तरह के ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे। ओके, इससे पहले वाले पार्ट में हम कर चुके हैं टेबल 1 और टेबल 2 को। उस टेबल 1 में हमने देखा था, टेबल 1 और 2 में हमने देखा था कि जितने भी मुग़ल एम्परर आए थे, ओके, जितने भी न्यू सक्सेसर या कह सकते हैं न्यू किंग्स आए थे मुग़ल एम्पायर के टाइम पे, तो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू किस तरह से मुग़ल एम्पायर को का एक्सपेंशन किया था, उसको एक्सपेंड करने का काम किया था। ओके, तो ये मैप जो दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, ये मैप ये दिखाता है कि मिलिट्री कैंपेन्स के अंडर में अकबर और औरंगजेब ने कितना एरिया जो है वो मुग़ल एम्पायर में ऐड ऑन कर दिया था। तो ये सारा एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर, ये सारा का सारा एरिया मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू औरंगजेब और अकबर के टाइम पीरियड में मुग़ल एम्पायर में ऐड ऑन कर लिया गया था। आज हम मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन करेंगे कि न्यू जो अभी सक्सेसर बनता था या न्यूली जो किंग बनता था, तो उसके लिए किस तरह के ट्रेडिशन फॉलो किए जाते थे। द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगनिस्चर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भी मुग़ल एम्पायर में जो बड़ा बेटा होता है, यानी कि ज्येष्ठाधिकार, ओके, यानी कि प्रिमोगनेशियर जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, जो सारे के सारी संतानों में सबसे बड़ा जो बेटा होता है, उसको फादर की स्टेट का मालिक बना दिया जाता है या न्यू किंग जो है न्यू सक्सेसर बना दिया जाता था। यहाँ पर इस तरह के ट्रेडिशन फॉलो नहीं होता। देखो डेंसिटी रूल्स में हमें यही देखा था ना कि किंग है और किंग का बेटा जो है जो रूलर बनता है। ओके, यहाँ पर किंग का बेटा रूलर तो बनता है, लेकिन एक जो रूल था वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है कि जो बड़ा वाला बेटा है वो, ये नहीं, यहाँ पर जितने भी सन्स होते हैं किंग के, उन सब के बीच में फाइट होती है, और जो सक्सेसफुल होता है, जो कह सकते हैं कि जो योग्य होता है, जो क्वालिफाइड होता है, वही किंग बनाया जाता है। ओके, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड द तैमूर कॉस्ट्यूम ऑफ द तैमूर कॉस्ट्यूम ऑफ कॉन्सिप्रेंसी इनहेरिटेंस। तो ये मतलब जो इनकी विरासत में इनको मिली थी, तो उनकी विरासत में यानी कह सकते हैं कि जो इनके वंशज जो काम करते थे, जो ट्रेडिशंस फॉलो करते थे, इन्होंने उसी को यहाँ पर फॉलो किया था। उसमें क्या किया था कि इस ट्रेडिशन में क्या करते थे, द मुगल्स एंड और ए डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन। तो मतलब कि इनहेरिटेंस जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी एरिया होता था, वो सभी सन्स के बीच में जो है डिवाइड किया जाता था। ओके, तो ये मुगल्स एम्पायर के टाइम पे होता। देखो बाबर के टाइम पर भी हमने देखा था, जो बाबर की जो एम्पायर थी, हुमायूं ने क्या किया था, उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग अपने भाइयों में उसको एक्सटेंड कर दिया था। यही किया था ना, डिवाइड कर दिया था। तो वही यहाँ पर रूल फॉलो किया जाता है। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन द टेबल 1 हमने देखा था। नोट द एविडेंस ऑफ द रिबेलियन इन बाय मुगल प्रिंस। ठीक है, तो मतलब इसके लिए मुगल जो भी प्रिंस जो थे, वो उनके बीच में आपस में क्या था कि भी एक तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। टेबल 1 में जो रेड लाइंस में हमें देखा देता है, तो जिस ट्रेडिशन की वजह से ये मुगल प्रिंस जो होते थे, इनके बीच में एक तरह से रिहेबिलिटेशन हमें देखने को मिलती थी, एक तरह से रिवोल्ट देखने को मिलता था, क्योंकि सब किंग बनना चाहते थे। विच डू यू थिंक ए फेरियर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोमिग्नेशियर और कॉन्सिप्रेंसी। तो मतलब आपके हिसाब से ये पूछ रहा है कि कौन सा न्यू सक्सेसर बनाने का कौन सा ट्रेडिशन अच्छा था या ठीक था, या ये प्रोमिग्नेशियर या फिर कॉन्सिप्रेंसी जो कि मुगल्स ने अपनाई हुई थी कि भी कंपटीशन होगा, जो योग्य होगा वो बन जाएगा, या फिर वो कि जो बड़ा बेटा है वही किंग बनेगा। ओके, ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो मुगल्स के बारे में हमें पता चल गया। मुगल सक्सेशन के लिए किस तरह का ट्रेडिशन फॉलो करते थे। वो लोग कॉन्सिप्रेंसी को जो है अडोप्ट करते थे इनहेरिटेंस में। ओके, तो यानी कि एरिया जो है वो सन्स के बीच में डिवाइडेड कर दिया जाता था इस तरह से, और जो भी योग्य होता था उसके लिए उनके बीच में कंपटीशन होता था, जो योग्य होता था उसको किंग बना दिया जाता था। अब नेक्स्ट करते हैं मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। ओके, तो मुगल के जो अन्य रूलर्स जो थे उनके टाइम पीरियड के, उनके साथ किस तरह के रिलेशंस थे। ओके, तो हम टेबल 1 को देखते हैं फिर से। तो हम ये देखते हैं कि इसमें नोटिस करेंगे कि द मुगल रूलर campaigning constantly against the ruler who refused to accept their authority, यानी कि
उन कैंपेन्स, उस एरिया में मिलिट्री कैंपेन्स वन बाय वन चलते रहते हैं, टू बी कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ के एरिया या जहाँ के रूलर जो है इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि इनके अंडर आने से मना कर देते हैं। ओके, लेकिन सेकेंडली कहते हैं कि बट एज द मुगल बिकम्स पावरफुल मैनी अदर रूलर्स सो ज्वाइन देम वॉलेंट्री। ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि भी मुगल्स जो हैं वो बाकी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे, तो इसके वजह से जो दूसरे रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं इनकी वॉलेंट्री, इनके नीचे, इनके अंडर में काम करना चाहते थे, यानी कि इनके नीचे हार मान लेते थे धीरे धीरे। ओके, द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो राजपूत थे वो एक अच्छा एग्जाम्पल माने जा सकते हैं इस वे में। कैसे कि मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। अब उनमें से राजपूत ने क्या किया कि अपने एरिया को बचाने के लिए क्या करते हैं कि हार स्वीकार कर लेते। तो ज़्यादातर क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी, अपनी राजकुमारियों की शादी मुगल्स एम्पायर के जो बड़ी मुगल्स फैमिलीज़ में जो है उनमें कर देते, और उनको क्या आते थे कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पर काम मिल जाता था, तो ये हायर पोजीशन उनको मिल जाती। बट मैनी रेस्टेड एज वेल, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो इनके अगेंस्ट जो है कंटिन्यूसली रखते थे। देखो हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा। ओके, तो यही चीज़ हम इसमें बता रहे हैं। अभी आप एक के ब्रैकेट में ये एक चीज़ दी गई है, मुगल मैरिजेस विद द राजपूत। जो राजपूत के बारे में हमने बोला कि जहांगीर, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कैसे द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछुआ प्रिंसेस। ठीक है, तो मतलब कछुआ का जो राज्य था उसकी एक राजकुमारी थी जो जहांगीर की मदर थी। ओके, और द डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अंबर। ठीक है, मॉडर्न डे जयपुर, जो जयपुर वाला एरिया जो आज के टाइम पे है, उस टाइम पे उसको कछुआ का एरिया बोला जाता था। ओके, तो वहाँ की राजकुमारी थी और उसके फादर का क्या नाम था, अंबर। द मदर ऑफ शाहजहाँ वाज ए राठौर प्रिंसेस। तो जो शाहजहाँ की मदर थी, यानी कि जहांगीर की जो वाइफ थी वो कौन थी, वो एक राठौर राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी वह। एंड सी वाज मारवाड़, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, यानी कि जोधपुर। आज के टाइम पे जो जोधपुर का एरिया उसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, मारवाड़ बोला जाता था। तो वहाँ की वो प्रिंसेस थी। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो बाकी अदर रूलर्स थे वो अपनी हार स्वीकार करते थे, तो कहीं ना कहीं मुगल्स एम्परर से एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। कैसे करते थे, अपनी राजकुमारी की प्रिंसेस की शादी जो है मुगल्स फैमिलीज़ में करवा देते थे, और इससे उनको क्या बेनिफिट होता है, हायर पोजीशन। अब नेक्स्ट है द सिसोदिया राजपूत ऑफ मारवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी ऑफ ए लॉन्ग टाइम। अब हमने ये देखा कि भी कुछ ऐसे भी थे कि जो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते थे, कि उनके अंडर कंट्रोल में आने से मना कर देते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सिसोदिया राजपूत जो थे मारवाड़ के, वो मुगल अथॉरिटी को एक लंबे समय तक, लंबे टाइम पीरियड तक ऐसे ही रिफ्यूज़ करते रहते थे कि उनके अंडर कंट्रोल में नहीं आएंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, वंस डिफीटेड, जब एक बार जब उसको हरा दिया था, हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। अब बार बार कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या है कि वो अपनी हार मान लेते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं। तो वो हार जाते हैं तो वो मुगल्स के सामने हार मानते हैं, तो मुगल्स क्या करते हैं, उनके साथ ऑनरेबली ट्रीट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हारे हुए के साथ जो है उसको अपमानित किया जाए या उसके साथ मिसबिहेव किया जाए। ओके, वो उसके साथ ऑनरेबली ट्रीट करते थे, उसको उसका जो राज्य था, स्टेट था, वो उसको वापस कर दिया। गिवन देयर लैंड्स, वतन जिसको मतलब वतन या एरिया, लैंड एरिया जो, ठीक है, बैक एज असाइनमेंट। ठीक है, वतन जहांगीर, ये कहता है कि उनको उनका जो एरिया था वो वापस कर दिया गया। दे केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटेड बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल्ड द मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस और अदर मैनी किंग्स एंड कैप्टेंस। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि मुगल्स ने जो ये प्रोसेस चलाया हुआ था, ये प्रोसीजर चलाया था कि भी हम एरिया को डिफीट करेंगे, किंग को हराएंगे। ओके, मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू उनको हरा देते हैं। हराने के बाद क्या होता है कि जब हार मान जाता है सेकंड रूलर जब हार मान जाता है, तो वो उनको ऑनरेबली ट्रीट करते हैं, उनको अपमान, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करते बल्कि अच्छा बिहेव करते हैं, और उनको उनका जो एरिया था वो वापस दे देते हैं। ओके, तो इस वजह से एक तरह से उनकी जो ह्यूमैनिटी की बात जो आती है, तो हराने के बाद भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, इसकी वजह से जो मुगल्स के एनिमीज़ थे या ओपोनेंट थे, वो कहीं ना कहीं मुगल जो रूलर्स थे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे, उनकी तरफ एक तरह से अट्रैक्ट होते थे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे किंग्स और जो कैप्टन्स थे वो उनकी साइड में अट्रैक्ट होते हुए चले गए। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम।
ठीक है। तो मतलब इस तरह का बैलेंस बनाना कि पहले हराना और फिर उसके साथ जो है ऑनरेबली ट्रीट करना, तो इस तरह की सिचुएशन जो है ऑल टाइम नहीं थी। ये एक डिफ़िकल्ट कीप एंड बैलेंस वाली सिचुएशन थी। तो वो हर कोई रूलर जो है वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाता था। अगर हम टेबल 1 में देखें फिर से, तो नोट दैट औरंगजेब जो है वो इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, वट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। ठीक है। तो मतलब ये क्या कहता है कि भी हम टेबल 1 को फिर से देखते हैं। देखिए लास्ट में जो औरंगजेब वाली टेबल है उसको हम देखते हैं। तो औरंगजेब ने जब शिवाजी उनसे मतलब इसी तरह से अपना एरिया को हार के और उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आता है, तो औरंगजेब जो है वो उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको एक तरह से उसके साथ मिसबिहेव करता है। ओके, तो इसके वजह हम देखते हैं। फिर उसके बाद में हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि मराठा और औरंगजेब के बीच में वॉर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो हमें देखते। तो हमने ये देखा कि मुगल्स जो एम्परर थे उनके अब अदर रूलर्स के साथ किस तरह के रिलेशंस थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मनसबदार और जागीरदार, क्योंकि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड में चलाई गई थी। तो उनके बारे में जानेंगे ये होती क्या है। ओके।